अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। नए पाकिस्तान ने नई रवायात का आगाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने नए माली साल के बजट में अकोड़ा खटक में वाक़े मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम हक्कानिया के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल महकमा औकाफ और अक़लियती उमूर के लिए 36 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस किए गए, जिसमें से सिर्फ 8 करोड़ 60 लाख रुपए अक़लियतों के लिए मुख्तस हैं, जबकि महकमा औकाफ के बजट में गैर मुतनासिब इजाफा करते हुए दारुल उलूम हक्कानिया के लिए 30 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए। अब अगर गुज़िश्ता माली साल के बजट के अदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो यह मालूम होगा कि सूबाई महकमा औकाफ और अक़लियती उमूर के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 22 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस थे, जिसमें से 11 करोड़ 70 लाख रुपए अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तस किए गए थे। यानी सादा अल्फाज में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के बजट को 70% से कम करके 49% कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दारुल उलूम हक्कानिया को जारी की गई 30 करोड़ की इमदाद अपनी जगह, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद के बजट में कमी की वजह से मसीही तलबा और तालिबात के लिए निसाबी कुतुब और फीसों की मद में फ़ंड्स में कमी कर दी गई है। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अक़लियतों के लिए तिब्बी सहूलतों और जहेज फंड्स में भी कमी की है। ये बात भी हकीकत है कि अक़लियतों के फंड्स में कमी उस वक्त की गई जब अक़लियती उमूर की वजारत सूबाई वजीर सोरन सिंह के कत्ल के बायस खाली है। ताहम सूबाई वजीर इत्तलात मुश्ताक गनी के मुताबिक दारुल उलूम हक्कानिया को इमदाद मौलाना समीउल हक की दरख्वास्त पर दी गई है। इस इमदाद का मकसद मदरसे के जो सूरत हाल है उसकी तामीर नौ और बहाली। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समीउल हक मीडिया के तवस्सुत से ये बात कह चुके हैं कि हुकूमत सिर्फ उस सूरत में मदारिस की जांच पड़ताल का हक रखती है कि जब वो उनकी माली मुआवनत करती हो। ताहम ये बात हकीकत है कि मौलाना समीउल हक ने खुद अपनी तसनीफ में लिखा है कि मुल्ला उमर, मुल्ला मंसूर, जलालुद्दीन हक्कानी के अलावा बड़ी तादाद तालिबान से जो जिनका ताल्लुक है या तालिबान है इसी मदरसे से फारिग तहसील हुई। इन्हीं ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में सवाल रखेंगे पैनल के सामने। पैनल में हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में हफीजुल्लाह नियाजी, कराची से मजहर अब्बास, इस्लामाबाद से हमारे साथ सलीम साफ़ी, बाबर सत्तार और शहजाद चौधरी साहब हैं। सवाल इस तरह से है, खैबर पख्तूनख्वा के बजट से दारुल उलूम हक्कानिया के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस करना दुरुस्त है? इसी पे राय लेंगे पैनल की। हाँ और नहीं का ऑप्शन मौजूद है। सलीम साफ़ी साहब। देखिए आयशा, पहले तो मौलाना समीउल हक साहब का ये दावा कि मुल्ला उमर उनके मदरसे में पढ़े हैं और उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, ये सरासर झूठ है। मुल्ला मोहम्मद उमर, मेरा ये क्लेम है कि कभी भी दारुल उलूम हक्कानिया में नहीं पढ़े। दूसरा, जो हुकूमत ने काम किया है इसकी दो वजूहात है। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जिद में वो मौलाना समीउल हक साहब को ओबलाइज करती रहती है। आपने देखा होगा शुरू में परवेज खटक साहब भी उनके मदरसे में गए थे और जब उनको गुस्सा दिलाना हो तो ये मौलाना समीउल हक साहब को ओबलाइज करते हैं। तीसरा, हमारे सूबे में जो सियासी ड्रामे हर वक्त तख्लीक हो रही है, काश अगर मीडिया में वक्त होता और उसकी कवरेज कर लिया जाता प्रॉपरली, तो ये जो पीटीआई के 3-4 गोए बल्दे है, बदकिस्मती से उनका ताल्लुक भी हमारे सूबे से है, एक स्वात से है, एक कोहाट से है, और वो आके रोजाना टीवी पे झूठ बोल बोल के बाकी मुल्क को दूसरा नक्शा देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये लोगों को मुंह दिखाने के भी काबिल ना होते और लोगों को पता चल जाता कि वो कितना झूठ बोल रहे। देखिए, ये इस सूबे में हुआ कि अकलियतों का बजट कम करके, पूरे मदरसों का नहीं, बजट अगर बढ़ानी थी तो तमाम मदरसों को कर ले। उसमें स्पेसिफिकली एक ऐसे मदरसे को जिनके समीउल हक साहब दफाए पाकिस्तान कौंसिल का भी खर्चा लेते हैं, जो बाकी चीज़ों का भी लेते हैं, उनको स्पेसिफिकली खर्चा दे दिया गया। दूसरा, ये उस सूबे में ही हो सकता है कि इस बजट के खिलाफ काबीना के मेंबर शकील वगैरह ने एहतजाज किया है। ये इस सूबे में ही हो रहा है कि हुक्मरान जमात के 12 एमपीएज ने इस बजट के खिलाफ वो ग्रुप बना दिया है। ये इस सूबे में ही हो रहा है कि एक वजीर ने अपने भाई जो वजीर था के कत्ल के लिए दूसरे वजीर पे शक किया है, इल्जाम लगाया है और आज तक वो मामला उसी तरह पेंडिंग है। तो उस सूबे में ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये बहुत सारे ड्रामे हो रहे हैं। आज भी ये उस सूबे में हो रहा है कि वो जरा एक पार्टी के लोग उठ के दूसरे को गरेबान से पकड़ रहे हैं। तो वो हमारे पश्तो में कहते हैं
कि नादीदा के घर बच्चे की पैदाइश हुई थी तो उन्होंने चूम चूम के उनको मार दिया। वो जिस तरह एमएनए में बाज ऐसे लोग आए हुए थे जिनकी यूनियन काउंसिल की सतह पे भी कोई हैसियत नहीं थी, इस मर्तबा भी उस हवा में बाज लोग ऐसे एमएनए और एमपीए बने हुए हैं, तो वो इस तरह के तमाशे करते रहेंगे। और बजट ये हकीकत है कि यहाँ एक खटक साहब अपने हल्के में ले जा रहे हैं, शाहराम साहब जो कि दूसरी पार्टी से आए थे वो अपने हल्के में ले जा रहे हैं, और फिर जमात इस्लामी के पास खजाना की वजारत है, तो बाकी सब लोग इसी तरह। जी बिल्कुल, ये तो सरासर ज्यादती है। ठीक, सलीम साफी साहब कह रहे हैं सरासर ज्यादती और नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। बाबर सत्तार साहब क्या ऑप्शन लेंगे, साथ लीगली भी कमेंट कीजिएगा कि लीगली क्या पॉइंट बनता है और किस तरीके से ऐसे मामलात को हैंडल होना चाहिए। आयशा देखें, दो तीन सवाल इस पे उभरते हैं। एक आर्टिकल 21 है हमारे आइन का, वो ये कहता है कि आप किसी भी शख्स को के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, स्पेशल टैक्स, या उसे मजबूर नहीं करेंगे कि वो टैक्स के थ्रू फंडिंग करे किसी भी रिलीजन की, ऐसे रिलीजन की जो उसका अपना रिलीजन ना हो। अब देखिए, ये आप बजट जो है वो टैक्स पेयर्स के पैसों से आता है। अब इसमें वहाँ पे अक़लियतें भी हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ मसलक के लोग हैं। अब अगर वो लोग केपी के वो रेजिडेंट्स जो नहीं सपोर्ट करते दारुल उलूम हक्कानिया को, उनका क्या कसूर है? उनके आर्टिकल 21 के राइट्स कहाँ गए? ये उनका पैसा है, उन्होंने टैक्सों से जमा करवाया और वो पैसा हुकूमत लेके तो ये तो एक खाली कॉन्स्टिट्यूशन की एक एस्पेक्ट है कि आप कैसे एक प्राइवेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एक चीज़ दे दें और बाकियों को ना दें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप एक रिलीजियस सेमिनरी को ये चीज़ देंगे तो उससे एक ये तासुर क्रिएट होगा कि आप एक ख़ास मसलक को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ भी मुनासिब नहीं है, और इसी वजह से मेरी तो ये राय है कि बिल्कुल रिलीजन के साथ कोई स्टेट का इंटरेक्शन इस तरह का नहीं होना चाहिए जिसमें इंडोर्समेंट शामिल हो। अगर तमाम सिटीजन्स इक्वल हैं और आप उनके फेथ को, उनके रिलीजन को, और ये रिलीजन जो है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है हमारे लिए और हमारे ख्याल में बड़ी ये एक प्रोग्रेसिव वैल्यू है हमारी जिंदगियों में, तो उसमें क्यों किसी भी शख्स को ये महसूस हो कि उसके रिलीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या उसके फेथ के खिलाफ जो उसका वैल्यू सेट है उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। दूसरा इशू ये है। तीसरा इशू ये है कि ये किस क्राइटेरिया के ऊपर, अगर एक मसलक को भी आप देख लें तो फिर किस क्राइटेरिया के ऊपर चूज किया, और इस पैसे की सुपरविजन कैसे होगी जब आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे देंगे, तो फिर क्या क्या रेगुलेट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो ये उस लिहाज से भी गलत है। और चौथा बड़ा सवाल जो है वो नैप के हवाले से, देखिए अगर तालिबान के साथ इतना लिंक्ड है और हमें पता है कि टीटीपी के साथ जब बातचीत हो रही थी तो मौलाना समीउल हक साहब आगे थे और इन्हें एज एन इंटरलॉक्यूटर यूज किया जा रहा था। आपने वो पॉलिसी तब्दील कर दी, आपने कहा हम बातचीत नहीं करेंगे, आपने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। दूसरी साइड पे उन्हीं के ही पेट्रन्स जो हैं जिस मदरसे से वो निकल रहे हैं और ये फखरिया तौर पे ये बात कहते हैं, उन्हें आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। और फिर ये सबसे बड़ा सवाल पीटीआई के बारे में रेज कर देता है कि ये किस तरह की, क्या ये एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी है? ये अगर कल को पाकिस्तान पे हुकूमत करेगी तो ये पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में लेके जाएगी? तो मेरा जवाब तो नहीं में होगा। नहीं का ऑप्शन बाबर सत्तार साहब भी ले रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, ये जो बात अभी बाबर साहब ने की कि किसी एक प्राइवेट रिलीजियस इंस्टीट्यूट को अगर आप दे रहे हैं, किसी एक सेमिनारी को दे रहे हैं, एक तो इसको कमेंट कीजिएगा, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, किस तरह चूज किया जाए किसी एक मदरसे को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई हुकूमत दे रही है, और साथ ही सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है आप किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकते। देखिए इसी स्टोरी के अंदर वफाकुल मदारिस के रहनमा का बयान मौजूद है और उन्होंने ये क्वेश्चन रेस किया है कि किस क्राइटेरियन पे आप दे रहे हैं। या तो आपने कोई मदरसा रिफॉर्म्स की होती, आपने उनका ऑडिट करवाया होता सारे मदरसों का, फिर उनके लिए गवर्नमेंट एक ग्रांट का ऐलान करती और वो ग्रांट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती मदरसों में, तब तो बात समझ में आती थी। लेकिन आप किसी एक मदरसे को सिंगल आउट करके सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी उसने दरख्वास्त दी थी, तो कल अगर 5000 मदरसे दरख्वास्त दे देंगे तो क्या हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ये प्लेज करती है कि उनको भी इसी तरीके से ग्रांट दी जाएगी? तब तो बात समझ में आती है। इसके जिस तरह सलीम साफ़ी साहब कह रहे थे कि इसके सियासी मकासद मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और वो मौलाना फजल रहमान की मुखालफत में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बजाय इसके कि आप वफाकुल मदारिस और दूसरों को एतमाद में ले के अगर कोई आपने इस तरह की पॉलिसी बनानी थी और फिर उस पॉलिसी में आप इस तरह की जब बजटरी ग्रांट होती है तो उसमें तो फिर प्रोजेक्ट्स आते हैं कि ये प्रोजेक्ट आता है, इस प्रोजेक्ट में आप पैसा देते हैं, आप खालिसतन
30 करोड़ रुपए किसी एक के हाथ नहीं दे देते, आप प्रोजेक्ट्स में देते हैं। प्रोजेक्ट्स उसकी रिपेयर, अगर बिल्डिंग की रिपेयर का मसला है तो आप बिल्डिंग रिपेयर करवा दें, लेकिन फिर वही कि किसी एक को क्यों। तो ये मेरा ख्याल है इसलिए इसमें बायस भी नजर आता है और डिस्क्रिमिनेशन भी नजर आती है, और इसमें मेरा ख्याल है इसमें दूसरे मदरसों की तरफ से ये सवाल उठेगा, और वफाकुल मदारिस ने ऑलरेडी ये सवाल उठा दिया है। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को माफ़ कीजिएगा रैशनलाइज करना चाहिए, और अगर आपने वाकई देना है तो फिर उनको पूरी रिफॉर्म्स करके, उनके ऑडिट करके, और फिर सालाना उनका ऑडिट भी हो उस पर, और गवर्नमेंट ऑडिट हो, तब तो बात बनती है। वरना ये मेरा ख्याल है सिंगल आउट करने वाली बात है, जिससे शायद ज़्यादा बदनज़मी भी पैदा होगी और बदगुमानियाँ भी पैदा होंगी। नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं मजहर अब्बास साहब भी, 3 नहीं के ऑप्शन है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी बात करेंगे। हमारे साथ नियाजी साहब मौजूद है, शहजाद चौधरी साहब। नैब अमल अकाउंटेबिलिटी किस तरह मुमकिन है और किसी एक को ही किस तरह सिंगल आउट करके इस तरह कोई भी हुकूमत दे सकती है, जानिए पैनलिस्ट की राय इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा के बजट से दारुल उलूम हक्कानिया के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस करना दुरुस्त है, हाँ या नहीं? शहजाद चौधरी साहब, अभी जो बाबर साहब भी बात कर रहे थे, नैब अमल दरामद की बात भी की गई और फिर अकाउंटेबिलिटी की भी, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? सिर्फ हुकूमतें इस तरह से बजट देंगी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? नैब के अंदर बार बार इस चीज़ की बात की गई थी कि अकाउंटेबिलिटी की जाएगी और उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाएगा। आपको दिखता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अगर इतनी बड़ी ग्रांट, इतना बड़ा फंड दिया जा रहा है तो उन्हें अकाउंटेबल भी बनाया जाएगा मदरसे को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पब्लिक मनी है। पब्लिक का मनी से मुराद ये है कि ये लोगों का पैसा है। लोगों का पैसा किसी भी प्राइवेट इदारे को कोई भी, चाहे वो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के या प्रेसिडेंट साहब हैं, कोई किसी प्राइवेट इदारे को नहीं दे सकता जब तक कि उसकी अथॉरिटी पार्लियामेंट न दे। इसका मतलब है सूबाई असम्बली से उसका अप्रूवल होना चाहिए या नेशनल असम्बली से अप्रूवल होना चाहिए। तो ये किसी के सवाबदीदी इख्तियारात में ही शामिल नहीं है कि वो 30 करोड़ उठा के पब्लिक का, अवाम का पैसा किसी एक इदारे को जो कि प्राइवेटली रन किया जाता है उसको दे दिया जाए। दूसरा ये कि क्या ये इदारा जो है ये किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी में आता है? ठीक है, मुझे वक़ाफ़ की बात की गई, वफाकुल मदारिस की बात की गई। मुझे नहीं पता कि वफाकुल मदारिस का फिर पाकिस्तान की हुकूमत के साथ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म क्या है भी या नहीं है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक ज़रिया बनते हैं मदारिस के साथ ताल्लुक़ का, या पाकिस्तान की हुकूमत उस इदारे के थ्रू जो कि जिसकी अपनी एक सरकारी हैसियत होनी चाहिए इनको रेगुलेट कर पाता है? तो मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर नहीं है तो फिर आपने एक ऐसे इदारे को पैसा दे दिया जिसके ऊपर ना पाकिस्तान की हुकूमत जो कि पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करती है उनका कोई इख्तियार है, ना उसको ये देखते हैं कि वो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा, जिस तरीके से कि HEC हायर एजुकेशन काउंसिल पाकिस्तान की बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएट करती है अपने साथ, क्या इसी किस्म की एफिलिएशन इन मदारिस की, सिर्फ इसकी नहीं, बहुत सारे ऐसे मदारिस की एग्जिस्ट करती है? और अगर एग्जिस्ट करती है तो पाकिस्तान की हुकूमत का उस पर किस किस्म का दायरा इख्तियार एग्जिस्ट करता है? चौथी बात यह कि कूड़ा खटक में चूंकि है और 15 करोड़ पिछले साल गालिबन दिए गए इसी इदारे को, इस साल 30 करोड़ दे दिए गए, तो लगता यूँ है कि एक सियासी, इंटायरली एक सियासी मकसद के लिए जो चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा हैं अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कुछ चंद लोगों को खामोश रखने के लिए या अपनी सियासी मकसद की खातिर उनको पैसे देने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सवाबदीदी फंड ना इमरान खान को मानना चाहिए, ना वहाँ की असम्बली को मानना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इसको आसानी से चैलेंज कर दिया जाना चाहिए पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने की एक बिल्कुल वाज़ेह मिसाल है। मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे सवालात सामने आए जो कि इसमें सेटिस्फाई नहीं होते, इसलिए सरासर गलत है और इस किस्म के इकदामात से गुरेज करना चाहिए। गलत है, ऐसे इकदामात से गुरेज करना चाहिए और आसानी से चैलेंज हो सकता है। नियाजी साहब, सवाल का जवाब दीजिए। और एक और ज़िमनी सवाल भी रखना चाहूंगी। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से जो FIR दर्ज हुई उसके अंदर ट्रायल कोर्ट को बताया गया कि 3 तालिब इल्म इसी मदरसे से ताल्लुक़ रखते थे जो इस पूरे कत्ल के पीछे और उसकी प्लानिंग में मुलव्वस थे, और वो खुद भी कह रहे हैं वहाँ से कि तालिबान की बड़ी तादाद वहाँ पड़ती रही, वहाँ क़यादत भी मौजूद रही और ये लिंक बहुत स्ट्रांगली सामने भी आया और इस पर बहुत बार बात भी की गई। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक बार सोचना नहीं चाहिए कि किस तरीके से इसे अकाउंटेबल बनाया जाएगा जब इतनी बड़ी ग्रांट दी जा रही, या फिर इसे चैलेंज कर देना चाहिए? आयशा, मेरा ख्याल है या तो हम वाकई जेन्युइनली भोले हैं या हम प्रिटेंड करते हैं और जान के जो है ना वो क्या कहते हैं, पंजाबी में शायद कहते हैं मपरे बने हुए हैं।
देखिए, पहली बात तो यह है कि जो इस मदरसे के अंदर जो मुजाहिदीन तैयार हुए, जो तालिबान तैयार हुए, उसमें इनके जिम्मे जरूर पड़ गया समीउल हक साहब के। एक पूरा स्टेट का मैकेनिज्म था, एक हमारी पॉलिसी थी जिसके अंदर ये सर ऑपरेट कर रहे थे। पॉलिसी सही थी या गलत थी, मैं उसके हक में मुखालिफ हूँ, ये दूसरी बहस है। लेकिन ये उसको हम ये जाहिर करें कि शायद कुछ समीउल हक ने कोई एक बहुत बड़ा 80s के अंदर एक जिहाद प्लान किया था और बंदे तैयार करके भेजे थे। जो आज के जो अच्छे बुरे तालिबान है, मैं कभी मानते नहीं कोई अच्छा तालिबान है बुरा तालिबान है। मैंने देखा यार सिर्फ दो किस्म के तालिबान है, एक वो जो हमारे इदारों के साथ हैं, जिनकी हमदर्दी है, ये जो उनके इस्तेरे इस्तेमाल रहे हैं। दूसरा वो जो मुखालफी में है, हिंदुस्तान के या अफगानिस्तान के या CIA के, ये उनके हाथ में है। इसलिए ये ऐसी मुश्किल और इंटीग्रेट कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें ना ही पड़े तो बेहतर है। बाकी रहा बेनज़ीर कत्ल केस, तो बेनज़ीर कत्ल केस में उनके कत्ल के चंद दिन बाद जो फारूक नाइक का एक आर्टिकल छपा था, उन्होंने सारी जो उनकी उंगलियों के इशारे थे वो तो CIA पे जाते थे। फिर उनके अपने इल्जामात में मुशर्रफ भी है, उसमें और भी कई कैरेक्टर्स हैं जिसके बेनज़ीर कत्ल केस में आए हैं। तो इसलिए जितना आप इसको मुश्किल बनाएंगे आपने सवाल को, उससे कुछ निकलेगा नहीं, बल्कि सवाल उलझ जाएगा। ये सीधा सीधा रिश्वत का केस है, जिसमें जो बड़े मेरे सारे दोस्तों ने इस जाविये को उजागर भी किया है और तकरीबन हर पहलू से इसको डिस्कस किया और बिल्कुल सही किया है कि इसमें सिर्फ चूंकि कोड़ा खटक में, चूंकि नौशहरा में, चूंकि उसकी जो हल्का राय दहिंदगान जो है हमारे वजीर आला का वही है। जो आपने पहले देखा है कि वहाँ पे MNAs हैं, MPAs हैं, उन्होंने एहतजाज क्या किया कि नौशहरा के अंदर गिरदो नवाह में सबको लगा रहे हैं, सबको उनका अपना खानदान उनकी हर जगह पे बैठा है। तो इसके अंदर उन्होंने सारा पैसा लेके इनको एक सियासी रिश्वत दी है। जो KPK है वो देवबंदियों का हल्का है, फजलुर रहमान उसमें बहुत मुयस्सर है। इनको फजलुर रहमान के साथ मुकाबला है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ कोई प्रोग्रेसिव पार्टी नहीं है, ये सारी मुफाद परस्त पार्टी है, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनका कोई नजरिया नहीं है। अगर इनको दो आने का फायदा जो है, वो कहते हैं शेख साहब जन्नत में जाओगे दोजख में, उन्हें कहा यहाँ चार आने का फायदा है। इनको यहाँ चार आने के फायदे की सियासत मिलेगी, ये वही कुछ करेंगे और ये बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गैर जरूरी है और इसको नहीं देना चाहिए। आयशा, आपके पास 30 सेकंड है। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए न्याय साहब ने जिक्र किया उस वक्त का जबकि मदरसा हकानिया को स्टेट के कुछ एलिमेंट्स की सपोर्ट का जिक्र हुआ। सारे स्टेट चाहे सदर पाकिस्तान, चाहे सदर जी एक न्याय साहब, सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, स्टेट का कोई इदारा हो, वो जो मर्जी करे, लेकिन कानून अपनी हैसियत में तब्दील नहीं हुआ। जब कानून तब्दील नहीं हुआ तो कानून को उस तरीके से उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। कानून ये कहता है कि इस इदारे की जो हैसियत है वो आज के कानून के मुताबिक है। तो हम कानून को मानते हुए, डोमिनेंट मानते हुए, हम किसी सूरत में इजाज़त नहीं दे सकते बेशक कि वो कोई भी अदारा किसी वक्त में किसी चीज़ को इस्तेमाल कर चुका हो, वो भी गलत था, और जो आज किया जा रहा है ये भी गलत है। हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए, कानून के मुताबिक जो चीज़ जायज़ है वो जायज़ है, और जो नाजायज़ है उसको मुकम्मल तौर पर उसकी नफ़ी करते हैं। ठीक है, मुश्तरका तौर पर, मुत्तफ़िका तौर पर पैनल ने नहीं का ऑप्शन लिया है। कानून के मुताबिक मामला चलने चाहिए। अगर कुछ कल गलत था तो आज उसको सही नहीं कहा जा सकता। वो कल भी गलत था कानून की नज़र में और आज भी। पैनल मुत्तफ़िक़ है सियासी मकासद के लिए रिश्वत दी गई, इदारे को सिंगल आउट करके बगैर अकाउंटेबिलिटी इस तरह से फंड या रकम नहीं दी जानी चाहिए। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।